तिवारी जी, शाहपुर नगर परिषद की अध्यक्ष श्रीमती भारती विनोद पाटिल जी, आदरणीय गजानन महाजन जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के हमारे कर्मठ अध्यक्ष आदरणीय मनोज लगवे जी, श्री अतुल पटेल जी, अनिल भोसले जी, मैं माता जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। आज भी 11वें दिन माता जी के स्वर्गवास के बाद नंदू भैया के प्रति श्रद्धा के कारण आप कार्यक्रम में आए हैं। मां के चरणों में भी मेरा प्रणाम। रामदास सिवारे जी हमारे पूर्व विधायक, दिलीप श्राफ जी, विजय गुप्ता जी, केशव महाजन जी, राजू जोशी जी, काशीनाथ महाजन जी, बापू महाजन जी, प्रदीप जाधव जी, युवराज जी, विनोद चौधरी जी, खंडवा से भी हमारे जिलाध्यक्ष जी सहित सभी वरिष्ठ नेता आए, लेकिन समय की मर्यादा है और इसलिए देवेंद्र जी हमारे विधायक बैठे हुए हैं। हमारे नारायण जी भी मुझे दिखाई दिए, थे। हमारे ऐसे पहाड़ सिंह कन्नौजे जी, दीपक जोशी जी भी आज अभी मुझे दिखाई दिए थे। अब चूंकि समय की मर्यादा है इसलिए आदरणीय मंच और यहां उपस्थित मेरी सभी बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। सबसे पहले हम सब नंदू भैया के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। ऐसे नेता जो जिए तो अपनी जनता के लिए जिए और अगर हमें छोड़ के गए तो भी जनता की सेवा के लिए बैठक करते हुए, मेरा कार्यक्रम था खंडवा में, उस बैठक में भाग लिया हमने और उसकी तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। वो जिए तो जनता के लिए और अगर मरे भी गए भी छोड़ के तो जनता के लिए। जब तक स्वस्थ रहे उनके खून का एक एक कतरा जनता की सेवा में लगा रहा। या स्थानीय विधायक सुरेंद्र सिंह जी भी बैठे हैं, पीछे थे, मैंने देखा नहीं। भाई सुरेंद्र सिंह जी, वो जिए तो जनता के लिए। और मैं आपको बता रहा हूं, अस्पताल में जब वो भर्ती थे, कोविड पॉजिटिव हुए वो, मैंने उन्हें भोपाल बुलाया और बिस्तर पे लेटे लेटे कई दिन तक तो वो लगातार कहते थे बस मैं अभी आया और फिर मुझे जाना है खंडवा, बुरहानपुर, शाहपुर, बागली, जनता की सेवा में जुटना है। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि बिस्तर पे पड़े पड़े भी मुझे, वो चाहे लिफ्ट इरिगेशन की योजना हो, चाहे जनता की भलाई को और काम हो, लगातार अगर बात करते थे तो तबीयत की नहीं करते थे। यही कहते थे कि ये और करवा देना मुख्यमंत्री जी, तो मेरी क्षेत्र की जनता का कल्याण हो जाएगा, किसानों का कल्याण हो जाएगा। ईश्वर जानता है मैं असत्य नहीं बोल रहा, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि आज वो नहीं है तो केवल उनकी प्रशंसा करनी है, मैं अंतरात्मा से बोल रहा हूं। जब तक होश में रहे और जब भी मेरी बात हुई तो वो मुझे केवल खंडवा, बुरहानपुर, शाहपुर, बागली की जनता की मांगों के बारे में ही बात करते थे, दूसरी बात नहीं की नंदू भैया ने। जब तक उनको होश रहा जनता उनके दिलों में बसती थी। कार्यकर्ता को वो लाड़ और प्यार करते थे, नाम से पुकारते थे, जानते थे वो जन्मजात नेता थे। जैसे ही बड़े हुए यहां नगर परिषद बने शाहपुर, उसके लिए उन्होंने अभियान चलाया, आंदोलन किया और शाहपुर नगर परिषद बनी तो पहले निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष शाहपुर के अगर कोई थे तो स्वर्गीय नंदू भैया थे। और उसके बाद विधायक, विधायक के बाद सांसद,
और जब सांसद थे तब भी वो एक ही चीज कहते थे कि ठाकरे जी ने विरासत में मुझे ये खंडवा लोकसभा क्षेत्र सौंपा है, मैं कोई काम ऐसा नहीं करूंगा कि जिससे उनके नाम पे कोई दाग लगे, उनके नाम पे कोई बट्टा लगे। और जिंदगी भर सेवा की, उनने विकास किया। आज अभी सांसद जी कह रहे थे इस योजना का नाम, उस योजना का नाम। मैं सच कहता हूं, या विकास के जो चिन्ह दिखाई देते हैं, काम दिखाई देते हैं, उन सब पर नंदू भैया का नाम लिखा हुआ था। वो दिन और रात मेहनत करते थे। अभी भी कई बार मुझे लगता है कि मुस्कुराते हुए नंदू भैया आएंगे और फिर किसी कार्यकर्ता का काम बताएंगे या जनता का काम बताएंगे। वो मेरी आंखों में बसे हैं, रोम रोम में रमे हैं। उनके साथ इतने बरस तक काम किया कि हर सांस में नंदू भैया है मेरी। इतने उत्तम नेता को हमने जल्दी खो दिया। आज मैं फिर प्रदेश की जनता की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा सहित नमन करता हूं और संकल्प एक ही, नंदू भैया, क्योंकि नंदू भैया केवल सांसद नहीं थे, सबसे लंबे समय तक वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री रहे, फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, और अध्यक्ष भी ऐसे कि उनके रहते हुए 16 के 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी, कांग्रेस 0 हो गई थी। ऐसे प्रिय नेता के चरणों में प्रणाम। आज उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ है और उनकी प्रतिमा सदैव हमको प्रेरणा देती रहेगी और उनकी प्रेरणा से हम प्रदेश का विकास भी और शाहपुर, बुरहानपुर, खंडवा, बागली, इसके विकास के लिए सदैव प्रयत्न करते रहेंगे। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही खो गए दास्ता कहते कहते, बीच में छोड़ के तुम चले गए नंदू भैया। लेकिन मैं इतनी प्रार्थना करता हूं, हो सके नंदू भैया तो फिर लौट के आना, आज भी हमें तुम्हारा इंतजार है। हम नंदू भैया के कामों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस कार्यक्रम में आज एक और महत्वपूर्ण काम, ये केवल यहीं का कार्यक्रम नहीं है, आज ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है। मैंने पिछड़े वर्ग के अपने बेटा बेटियों के खाते में 2,90,000 बेटा बेटियों के खाते में 330 करोड़ रुपया भी सिंगल क्लिक के माध्यम से डाले हैं, ताकि मेरे उन बेटा बेटियों की पढ़ाई लिखाई में कोई तकलीफ ना आ पाए। हमारे बच्चे ठीक से पढ़े लिखे आगे बढ़े, इसके लगातार हम प्रयत्न कर रहे हैं। नंदू भैया की पहल पे खंडवा में मेडिकल कॉलेज खुला था। मेरे पिछड़े वर्ग के बेटे बेटियों को मैं बहुत बधाई देता हूं और उनसे कहता हूं कि पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सारे बच्चे हमारे पढ़े और बढ़े। मुख्यमंत्री मेधावी देखिए, ये बीजेपी है। पिछड़े वर्ग के बच्चों में के खाते में भी हम राशि डाल रहे हैं, SC ST के बच्चों के खाते में भी हम राशि डाल रहे हैं, और अकेली सरकार हमारी जिससे सामान्य वर्ग के बच्चों को भी, गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देने का फैसला किया है और उनके खाते में भी हम राशि डालने का काम कर रहे हैं। अरे भांजे भांजी में क्या भेद करना शिवराज, वो तो सब अपने हैं। और सीमाएं तोड़ के बच्चों की शिक्षा ठीक हो, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना ये दुनिया में अपने आप की अनूठी योजना है। इसमें जो मेधावी विद्यार्थी है, जो 12वीं में 75% नंबर लाते हैं, किसी जाति समाज के हो और उसके ऊपर लाते हैं, उन सारे बेटा बेटियों की मेडिकल की पढ़ाई हो, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, चाहे IIT की हो, चाहे IIM की हो, चाहे क्लेट के माध्यम में लॉ कॉलेज की हो, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो,
और फीस चाहे कितनी भी लगे, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, और कुछ जगह तो 60-60 लाख भी उनकी वो फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाते, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार 2,30,000 बच्चों की फीस भर रहे हैं। ये केवल कहने की बात नहीं, 2,37,000 बच्चों की फीस आज हम भर रहे हैं, 64 लाख रुपया भी। ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ जो मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ है। और मैं बाकी बच्चों से भी कहना चाहता हूं, केवल मेहनत करना, तुम्हारे पास टैलेंट है, क्षमता है, प्रतिभा है, तो तुम्हारी फीस का इंतजाम मामा करवाएगा। फिक्र किसी बात की मत करना, बढ़ते रहना, पढ़ते रहना। और बच्चों के पढ़ाई के रास्ते में जितनी बाधाएं थी, अब मेडिकल कॉलेज की बात हो रही थी, मेडिकल की पढ़ाई पहले केवल अंग्रेजी में होती थी। अंग्रेज चले गए, लेकिन कांग्रेस ने अंग्रेजी लाद दी। मेडिकल की पढ़ाई इंजीनियरिंग में, हिंदी अंग्रेजी में, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी में, लॉ की पढ़ाई अंग्रेजी में। अब मैंने देखा कि अपने गांव के बच्चे तो अंग्रेजी जानते ही नहीं, और अंग्रेजी नहीं जानना कोई अज्ञानता नहीं है, अंग्रेजी जानना कोई विद्वता की निशानी भी नहीं है। बच्चे अपनी क्षमता का प्रकटीकरण करते हैं अपनी भाषा में, जो बचपन से बोलते हैं। और दुनिया के हर देश में अपनी भाषा में पढ़ाई होती है, लेकिन लाद दी अंग्रेजी कांग्रेस ने। और यह षड्यंत्र था मेरा बच्चों, कि केवल कुछ बड़े बड़े लोगों के बेटे बेटी डॉक्टर इंजीनियर बने, गरीब के ना बन पाए, किसान के ना बन पाए, मध्यम वर्ग के बच्चे रह जाएं। और इसलिए क्रांति की है मध्य प्रदेश की धरती पर हमने, कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में करवाई जाएगी, हिंदी में। मेरे बच्चों से मैं पूछना चाहता हूं, बताओ हिंदी में पढ़ाई होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होनी चाहिए कि नहीं? ये ऐतिहासिक अन्याय थे जो हो रहे थे। जर्मन में जर्मनी में जर्मन भाषा में, जापान में जापानी में, फ्रांस में फ्रेंच में, चीन में चीनी में, हम पे अंग्रेजी लाद दी भाई। धन्नू कल्ला मन्नू पन्ना जुम्मन। अब तेरे बेटा बेटी भी पढ़ेंगे रे, हिंदी में पढ़वाएंगे और हिंदी में डॉक्टरी करेंगे। अपने गांव में करना, यहां करना, तो कोई अंग्रेजी जरूरी है क्या? मैंने कहा दवाई के नाम भी लिखना है तो पर्चे पे लिख दो श्री हरि, और क्रोसिन हिंदी में लिख दो। कौन सा मान हमारा कम हो रहा है? ये देखिए, हम समाज बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ शिक्षा, और आज मैं आभारी हूं अपनी लाडली बहनों का। मेरी लाडली बहनों ने आज मुझे केले के रेशे की और हल्दी की गांठ की राखी बांधी है। मेरी बहनों, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, शीश झुका के प्रणाम करता हूं। ये तुम्हारा प्यार है, ये तुम्हारा आशीर्वाद है, और ये आशीर्वाद मुझे ताकत देगा। लेकिन इसके साथ मैं ये संकल्प भी रहता हूं कि इस राखी का मान, इसका आन और बहनों का सम्मान कभी कम नहीं होने दूंगा। जब तक सांस चलेगी तब तक काम करूंगा। बहनों के सशक्तिकरण के लिए अनेकों योजना पहले बनाई, इस बार एक और भी बेटियों के लिए बनाई। अगर 12वीं में अपने स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर बेटी लेके आती है तो उसको ई स्कूटी दी जाएगी। ई स्कूटी, ई स्कूटी का मतलब पेट्रोल डीजल नहीं डलेगा उसमें, नहीं तो स्कूटी दे दो फिर पेट्रोल कहां से डलवाए। वो बैटरी से चलेगी, चार्ज करे और बेटी चलाती रहे। लेकिन आज मैं मुख्यमंत्री लाडली बहना की चर्चा करना चाहूंगा। मेरी बहनों, मैंने बचपन से गांव में बहनों के साथ अन्याय होते हुए देखा था। बुरहानपुर जिले में नहीं होता, मतलब यहां की स्थिति भिन्न है।
लेकिन कई जिलों में बेटा आ जाए तो खुशियां मनाई जाए, भैया आया है। और बेटी अगर आ गई तो मां का चेहरा भी उतर जाए जैसे बेटी नहीं आफत हो गई हो। सास की नजरें बदल जाएंगे, अरे बेटा को तो जन्म दिया ही नहीं तूने, आ गई बेटी। और दूसरी तीसरी बेटी पैदा हो गई तो माई सूरत देखने से मना कर दी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि नहीं फिर लड़की पैदा होगी, मैं सूरत भी नहीं देखती अब तो। ये भेदभाव बेटियों के साथ होता था। और मैं तब से सोचता था कि हे भगवान, ये कैसा अन्याय है। एक मां की कोख से बेटा भी जन्म लेता और बेटी भी जन्म लेती है। बेटे का स्वागत और बेटी में कौन सा गुण नहीं है। मेरी माताओं, मेरी बहनों, कई जगह कोख को कत्ल खाना बना दिया। अगर पता चल गया कि बेटी आ रही है तो पेट में ही मार दो, दुनिया में कदम ही मत रखने दो। ये पाप हुआ है, पाप हुआ है, किया है। मैं सबकी बात नहीं करता लेकिन हुआ ये। और इसलिए मध्य प्रदेश हो चाहे दूसरे राज्य भी हो, कुछ बेटे ज्यादा पैदा हो रहे थे, बेटियां कम जन्म ले रही थी। 1000 बेटों पे 900 बेटियां पैदा हो रही थी। ये कोई भगवान थोड़ी करता है, ये इंसान करता था, इंसान। और मैं तब से सोचता था कि हे भगवान, ये अन्याय कब खत्म होगा। ये मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, ये मेरा राजनीतिक एजेंडा भी नहीं है। पहले मैं गांव में भी कहता रहता था बेटी को आने दो। एक सामूहिक विवाह था, उसमें सभा हो रही थी, तो मुख्य अतिथि को आने में देर लग गई तो गांव वालों ने मुझे ही खड़ा कर दिया कि ये बोलता है तो इसी को खड़ा कर दो। मुझे खड़ा किया तो मैं बोल रहा था कि भाई बेटी को भी जन्म लेने दो, बेटी को और बेटे को बराबर मानो। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, ये सही घटना सुना रहा हूं बहनों, और बोली बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। बेटी आ गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? आ गया बात करने, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मैं चुप हो गया, मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। लेकिन मन में एक बात बैठ गई कि बेटी जब तक बोझ मानी जाएगी तब तक दुनिया बेटी को आने नहीं देगी। और इसलिए शिवराज कोई काम ऐसा हो जाए कि बिटिया बोझ से वरदान बन जाए। और जब मैं विधायक बना तो मेरे विधायक साथी जो पुराने वो जानते हैं, सांसद बना तो सांसद के समय भी अपने मित्रों के सहयोग से मैंने कहा चलो गरीब बेटियों की शादी करते हैं तो इतना बोझ तो कम करें। लेकिन अकेला मैं कितनी करता, कभी 30, कभी 31, कभी 35। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री बना मैंने सबसे पहली योजना बनाई तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बनाई और यह तय कर दिया कि गरीब बेटियों की शादी सरकार करेगी। अर्चना जी भी यहां है, शायद पहले मंत्रिमंडल में है। हम लोगों ने तय किया कि बेटी की शादी अब सरकार करेगी, तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बन गई। और उस कन्यादान योजना ने गरीब बेटियों की जिंदगी बदली। बीच में एक और सरकार आई, उसने कहा कि हम तो 51,000 देंगे, दिया धेला नहीं, कह दिया 51,000 देंगे। शादी हो गई, डोली उठ गई, बेटी ससुराल चली गई, कई जगह तो भांजे भांजी आ गए, लेकिन कमलनाथ जी का पैसा नहीं आया। बीच में फिर हमने योजना चालू की, 56,000 रुपया खर्च करेंगे एक बेटी की शादी में। मेरे मन में यह था कि बेटी को घर से विदा करना चाहिए तो सामान दे के करना चाहिए, तो कुछ सामग्री का प्रावधान किया। लेकिन वो सामग्री में कई तरह की प्रॉब्लम आ रही है। कई बार अभी अखबार में पढ़ने मिला कि घटिया आ गई। अच्छा, कई बार घटिया ना भी हो तो सवाल उठ जाते। इसलिए आज बुरहानपुर से मैं तय कर रहा हूं, अब सामग्री नहीं देंगे, अब सीधे बेटी के हाथ में चेक देंगे ताकि वो जो चाहे वो सामान खरीद ले। कहां कहां देखे अपन, कौन ने घटिया साड़ी खरीद ली के गिलट की पायजेब खरीद ली। अब ये इंसान नाम का आदमी भी बड़ा कमाल का है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ तो जहां मौका मिल जाए भाई खा जाए। इसलिए अब तय किया कि चेक दे दे। ठीक रहेगा कि नहीं बहनों? अरे तुमसे पूछ रहा हूं, ठीक रहेगा कि नहीं?
सीधे चेक दे दें, जो खरीदना खरीद ले। अब कौन होते हो तुम ही खरीदने वाले। आज से ही योजना में ये बदलाव कर दिया जाएगा। लेकिन मैं लाडली बहना की बात कर रहा, मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं तो दिल के उद्गार व्यक्त कर रहा हूं। ये लाडली बहना मेरे दिमाग में कैसे आई। मैंने बहनों के साथ भी अन्याय देखा था। पति अगर कोई कहा सुनी पत्नी से हो जाए तो बुरहानपुर तो थोड़ा प्रोग्रेसिव है, लेकिन माधुरी जी हमारे यहां तो आदमी ने उठाया लठ और मार दिया अपनी पत्नी के पीठ पे। और अगर कोई बचाने भी जाए तो गांव वालों से पत्नी कहते कि भैया मेरा आदमी मारे चाहे पीटे, अब तुम्हें क्या करना है। मतलब मानसिकता बन गई थी कि मैं औरत हूं तो जुल्म सहने के लिए हूं, अन्याय सहने के लिए हूं। और मैं तब भी अंदर से रोता था कि कैसा अन्याय है, पति की जब मर्जी हो पत्नी को मार दे। और तब मन में सोचता था कि कुछ तो होना चाहिए भगवान ऐसा। करते करते कई योजना बनी, एक बनाई मैंने संबल योजना। उसमें तय किया कि गरीब बहन मजदूर बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म के पहले 4,000 रुपए, क्योंकि मैंने देखा था अपने ग्रामीण क्षेत्रों में बेटा बेटी को बहन जन्म दे तो 8 दिन भी आराम नहीं करती थी। 8 दिन भी या तो घर पर रख देती थी या खेत की मेड़ पर रख देती थी और दिन दिन भर मजदूरी करती थी। अगर बेटा बेटी रोए तो मां दूध भी नहीं पिला पाए। और तब मेरी बहनों मेरे दिमाग में आई प्रसूति सहायता योजना के जन्म के पहले 4,000 रुपया दे दो तो कुछ दिन जन्म के पहले आराम कर ले मेरी बहन, और जन्म के बाद 12,000 दे दो ताकि लड्डू भी बन जाए, बेटा बेटी को दूध भी पिला पाए, महीना 2 महीना आराम भी कर पाए। यह योजना राजनीतिक योजना नहीं थी, यह दिल से निकली हुई योजना है। लेकिन फिर भी मैं बेचैन था कि कुछ और कर शिवराज, कुछ और कर शिवराज। एक बात फिर मेरे दिमाग में रात भर में जगा और मैं सोचता रहा क्या करूं। तो मेरे मन में आया कि देखो भैया, पैसे में बड़ी ताकत होती है, रुपया बड़ा काम की चीज है कि नहीं है बताओ। अरे है कि नहीं। ये रुपया आ जाए तो इज्जत बढ़ जाती है, लक्ष्मी पति बन जाते हैं, लक्ष्मी प्रसाद। पैसा नहीं देते क्या है लखू, और अगर सेठ जी बन गए तो आइए लक्ष्मी चंद जी। तो धन में तो ताकत है जी। भीष्म पितामह जी भी कहते थे कि पुरुष अर्थ का दास है। तो मेरे मन में यह बात आई कि अगर बहनों के पास थोड़ा पैसा पहुंच जाए तो इनकी इज्जत घर में भी बढ़ जाएगी, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और बहना का स्वाभिमान भी बढ़ जाएगा। जब पास में थोड़ा पैसा होगा तो हिम्मत भी बढ़ जाएगी। बोलो बढ़ जाएगी कि नहीं। अरे मैं दिल से बोल रहा हूं, तुम भी बोलो बढ़ेगी कि नहीं। और इसलिए मन में यह बात आई कि शिवराज खर्चा तो आएगा, लेकिन आने दे, अपनी बहनों के खाते में 1,000 रुपया डाल दे हर महीना। अब देखो, मैं अंतरात्मा से सब बहनों का भाई हूं कि नहीं। अरे जोर से बताओ, हूं कि नहीं। अब बहनों का भाई हूं। भाई आता है सावन के महीना में, और सावन के महीना में आके बहन से राखी बंधवाता है। कभी कपड़े देगा, कभी पैसा देगा, कोई और सामान देगा, साल में एक बार। तो मैंने सोचा मैं भी तो भाई हूं, और भाई भी हूं तो सगाई भाई हूं। बताओ सगा हूं कि सौतेला हूं। अरे तो जोर से बताओ ना, सगा कि सौतेला। सगाई हूं। लेकिन मुझे लगा कि ये हर महीना हर साल में एक बार डालने से काम नहीं चलेगा। हर महीना अगर बहनों के खाते में पैसा चला जाए तो बहनों की जिंदगी बदल जाएगी। और इसलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बना। रात भर मैं आज कह रहा हूं अंतरात्मा से आपको, मैं रात भर जगा। नर्मदा जयंती के पहले की रात थी,
फरवरी के महीना की बात है ये। नर्मदा जनवरी में आई थी नर्मदा दर्शन, 28 जनवरी को। पहली रात में जगा और राज की बात बता रहा हूं, 4 बजे मैंने मेरी धर्मपत्नी को जगाया कोठर से। तो बोले अभी तो 4 बजे हो क्या गया, रात में देर से सोते हो, मुझे भी नहीं सोने दे रहे। बहन का एक योजना आई है, तो बोले सवेरे सुना देना। मैंने कहा नहीं सुनाऊंगा तो अभी। और तब मैंने शेयर किया, मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं जो घटना है वो बता रहा हूं। और तब मैंने तय किया कि हर बहन के खाते में अब हर महीना 1000 रुपया डाले जाएंगे। वो बहनें जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपया साल से कम हो। देखो बड़े आदमी को देने का तो फायदा नहीं 1000 रुपया, 2.5 लाख का मतलब 20,000 रुपया महीना। उससे कम आमदनी जिनकी है वो सब आएंगी। स्व सहायता समूह पूरे आएंगे, आंगनबाड़ी भी कार्यकर्ता भी आएंगे, उस आशा कार्यकर्ता भी आएंगी। 5 एकड़ से कम जिनकी जमीन है वो भी सब बहनें आएंगी, जिनके परिवार में 5 एकड़ से कम जमीन है। वो रसोईया भी आ जाएंगी, सब आ जाएंगे। 20,000 से कम जिनकी आमदनी है वो सब बहनें आएंगी। जिनके पास 4 पहिया वाहन नहीं है, वो इसलिए कि पता चला कार में घूम रहे हैं या जीप में घूम रहे हैं, 4 पहिया वाहन है, तो हमने कहा कि वो भी न्याय नहीं होगा। तो सब बहनों के खाते में 1000 रुपया। अब ये 1000 रुपया जिंदगी कैसे बदलेंगे, इस पर भी अपन चर्चा करते हैं। 1000 रुपया महीना मिला तो साल भर में कितने होंगे, जोर से बताओ। 12,000। अच्छा, ये हर परिवार को मिलेंगे। परिवार का मतलब पति पत्नी और उनका परिवार, ये एक परिवार। अब अगर घर में जिठानी और दिरानी है तो कितने मिलेंगे, अरे हिसाब लगाओ ना। 12,000 जिठानी को, 12,000 दिरानी को, छोटी बहू बड़ी बहू, और मंजली सजली होगी तो उसको भी देंगे, फिर उसमें क्या दिक्कत है। तो अगर अपन 2 के ही मान लें कि 2 भैया है तो घर में कितने आएंगे, 24,000। और फिर अगर बूढ़ी सासू मां है और उनको पेंशन मिल रही है तो मैंने कहा सास बहू के बीच की खाई पाट शिवराज, तो उनको भी 1000 रुपया कर दिया जाएगा। तो सासू जी को कितने मिलेंगे 1000 के साल भर में, तो 12 तिया 36,000। और भैया अगर किसान हुआ तो 6,000 रुपया प्रधानमंत्री जी के, 4,000 रुपया मामा के, तो कुल मिलेंगे 10,000। तो 36 और 10 कितने हो गए, 46,000। अब इस रुपया का ठीक से उपयोग हो गया तो बताओ परिवार की हालत बदलेगी कि नहीं। बहनों तुमसे हर एक से पूछ रहा हूं, बोले बदलेगी कि नहीं। परिवार की हालत बदल जाएगी और बहन की इज्जत बढ़ेगी। सासू मां कहेगी कि बहू के 1000 रुपया महीना आ रहे हैं, जरा रोटी में घी चुपड़ चुपड़ के खिलाओ। और जब सासू को 1000 मिलेंगे तो बहू भी सोचेगी कि सोने के पहले जरा माता जी के पैर तो दबा दूं। तो सास बहू का प्रेम भी बढ़ जाएगा। अच्छा, एक बात पक्की है कि भाइयों के पास पैसा जाता, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन भाइयों के पास पैसा जाता तो हो सकता है कुछ फालतू खर्चा कर देते हैं, लेकिन बहनें फालतू खर्चा नहीं करेंगी। वो बच्चों को दूध पिलाएंगे, फल लाएंगी, सब्जी लाएंगी, किराने का सामान लाएंगी। और कभी अगर पतिदेव को जरूरत पड़ गई और चेहरा उतरा कि पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा, तो मेरी बहन कहेगी गुड्डू के पापा चिंता मत करो, मेरे पास रखे, ले जाओ। तो पति के नजरों में भी सम्मान बढ़ेगा। ये इज्जत और सम्मान बढ़ाने वाली योजना है मेरी बहनों और बहनों, जो जिंदगी बदलेगी जिंदगी।
लेकिन इसमें कुछ मैंने बुरहानपुर में पढ़ा, कलेक्टर यहां बैठी है। देखो ये पैसा कहीं खर्चा नहीं करना। पहले पहले मैंने सुना कि सब दौड़ रही है कि वो चाहिए आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र। कौन से क्या दी तुमने? अरे भैया, मुख्यमंत्री का आय प्रमाण पत्र लिख दो कि 2.5 लाख रुपया से कम कॉलम रहेगा उसमें, फार्म में टिक कर देना। अब बहनों से मैं कोई आय प्रमाण पत्र मांगूंगा क्या? अरे तुम टिक कर दोगी, लिख दोगी, मैं मान लूंगा। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? सीधी बात। अगर कोई गलत जानकारी देगा, कोई शिकायत करेगा, जांच होगी तो कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन हर एक से कहो कि आय प्रमाण पत्र लाओ तो भग रही है। लोक सेवा केंद्र फलानी जगह, ढिमकी जगह, फिर कई दलाल पैदा हो जाएंगे। 500 रुपया दे दो, मैं करवा देता हूं, 500 रुपया दे दो। फालतू की आफत। कोई आय प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई आय प्रमाण पत्र नहीं, कोई मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं। तुम्हारे गांव में ही फार्म भराएगा। हर गांव में हमारी टीम जाएगी, वहीं फार्म भरेगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अकाउंट नंबर चाहिए तो अकाउंट कौन कौन का है बैंक का, जरा हाथ उठाओ। जिनके बैंक में खाते हैं वो हाथ उठाओ। लगभग सबके हैं। अपवाद स्वरूप रह गया हो तो खुलवाना। अब एक बात बची, EKYC। आज ही मैंने अखबार में पढ़ा, कलेक्टर को मैं बधाई दे रहा हूं, आपने कार्रवाई भी की कि ये EKYC वाले कौन से केंद्र रहते हैं? MP ऑनलाइन और कौन से? CSC नाम बता दें क्या है? कम्युनिटी सर्विस सेंटर। अब उनने गड़बड़ शुरू कर दी कि लाओ 100 रुपया, 500 रुपया। मैं कमिश्नर, कलेक्टर, SP बैठे, सीधे हथकड़ी लगा के जेल भेज देना, सील कर देना, एक को छोड़ूंगा नहीं। जरा भी पैसा ले लिया तो छोड़ूंगा ना मैं किसी भी कीमत।